पिछले वीडियो में आपने सुना कि 71 की जंग शुरू हो चुकी थी और मैं 71 की रातों की सिगरेट याद कर रहा था। अब मुल्तान को चालान। जंग शुरू हुए 10वां दिन था। 13 दिसंबर की सुबह हुक्म आया कि तमाम हिंदुस्तानी कैदियों को मियाँ वाली जेल से मुल्तान तब्दील कर दिया जाए। गारद हमें लेने आ पहुंची। हमें बेड़ियां पहनाई गई। दो दो आदमियों के दाएं बाएं हाथ में एक ही हथकड़ी लगा दी गई। इस तरह हमें दो दो करके इकट्ठा बांधा गया। बंधे हुए हाथों से कनस्तर उठाना बड़ी मुसीबत थी, लेकिन जेल की ड्योढ़ी से निकले तो यह देखकर खुश हुए कि हमारे लिए 2 स्पेशल बसें आई हुई हैं। साथ में गारद का स्पेशल इंतजाम था। हमारे कुछ साथियों ने जेल में अपने बाल बढ़ा लिए थे। उन्होंने बड़ी शान से सिखों वाले ढंग से पगड़ियां बांधी हुई थी। हमने उनको रोका भी कि वह गोलमोल पगड़ी बांध लें। लोगों के जज्बातों का कुछ पता नहीं, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई नागवार घटना पेश हो जाए। लेकिन वे नहीं माने। चुनाचे हमें बसें लेकर चल पड़ी। हम सुबह 10 बजे रवाना हुए। जेल से बसें चली ही थी कि हिंदुस्तानी जहाज अटैक करने आ गए, इसलिए बसें दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी गई। जेल में तो पहले भी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों के हमले देख चुके थे, लेकिन जेल की चारदीवारी के बाहर उनका अटैक देखने का यह हमारा पहला मौका था। हमने देखा बस ड्राइवरों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए थे और वे जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का पाठ करने लगे। यही हाल उन गरीब सिपाहियों का भी था जिनके पेट में बंधी पेटियों में हमारी हथकड़ी की जंजीरें बंधी थी। हमने उनसे कहा था, इतना डरने की क्या बात है, हम भी तो आखिर तुम्हारे साथ हैं। तो वो बोले, तुम तो साले पहले ही मरे हुए हो, तुम्हारे लिए तो मौत निजात होगी, लेकिन हमें तो यहाँ अपने बीवी बच्चों की फिक्र है। बात बढ़ाना बेकार था, खामोश हो गए। हमें मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर धमाके सुनाई दिए। वहां से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी। गाड़ी को आग लगा दी गई। जहाज सही सलामत बमबारी करके लौट गए थे। और मज़े की बात तो यह है कि हमने इन 10 दिनों में पाकिस्तानी हवाई अड्डे मियाँ वाली और सकेसर में से एक भी हवाई जहाज को उड़ान भरते नहीं देखा। या तो जहाज बमबारी की जद में आ गए या हवाई अड्डे ही तबाह हो चुके थे। अगर वह थोड़ा बहुत मेहनत करके रनवे को ठीक भी करते तो उतनी देर में हिंदुस्तानी जहाज दोबारा पहुंचकर फिर तहस नहस कर देते। हम खड़े खड़े स्टेशन का मंजर देखना चाहते थे, लेकिन तभी गारद कमांडर ने कूच करने का हुक्म दिया और बसें चल पड़ी। हमें 8-10 घंटे का सफर तय करना था। बसें बिना रुके आगे बढ़ी जा रही थी। मुल्तान से थोड़ा सा इस तरफ, जहां तक मुझे याद है, इस जगह का नाम आजमगढ़ या फिर इससे मिलता जुलता नाम वो इलाका था। यहाँ का आम बहुत मशहूर है। हमने रास्ते में बहुत बार गारद कमांडर से कहा कि वह बसें रुकवाकर हमें पेशाब वगैरह करने का मौका दे, लेकिन वह नहीं माना। आजमगढ़ पहुंचकर खुद सिपाहियों को तलब हुई तो उन्होंने बस रुकवाई। चाय के होटल वाला बहुत नेक दिल था। उसे जब पता चला कि हम हिंदुस्तानी हैं तो उसने अपनी तरफ से चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पतीले में चाय का पानी डाल दिया, चीनी भी डाल दी। अभी वह पानी उबला भी नहीं था कि बसों के चारों तरफ लोग जमा होने शुरू हो गए। बस जब उन्होंने हमारी बसों में कुछ कैदियों को सिखों वाली पगड़ियों बांधे देखा तो वह समझे कि हमें अभी अभी बॉर्डर से कैद करके लाया गया है। चुनाचे उन्होंने बड़े जोश के साथ या अली के नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ सिरफिरे तो बसों पर पत्थर मारने लगे। इस पर गारद ने अपनी चाय पीनी बीच में छोड़ दी और भागकर बसों में आ गए। एक सिपाही का जुमला अभी तक याद है, जो उसने लोगों को बंदूक का बट मारते हुए कहा था, साले कुत्ते दे पुत्र, वहां तो बॉर्डर से पीछे भागते हैं और यहाँ इन निहत्तों पर या अली करके पत्थर बरसाते हैं। फौरन ही बसें दौड़ पड़ी और हम लोगों को परे धकेलते हुए सिपाही भागकर उसमें चढ़े। शाम 5 बजे हम मुल्तान जेल के दरवाजे पर थे। मुल्तान जेल पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल गिनी जाती है। यहाँ का दरोगा जहांगीर हुथियाना बहुत वहशी आदमी, संगदिल, जावर किस्म का जालिम इंसान। कहते हैं एक बार जेल में ड्योढ़ी में लंगर गोदाम का राशन लाने वाले गड्ढे में जुता हुआ सांड रंभाया। उसने उसे 30 बैंत लगवा दिए थे। 2 कैदी इसके बार बार बैंत लगवाने पर भी नहीं सुधरे। इसने उनको लंगर के तंदूर में जिंदा डलवाकर उन्हें फरार करार दे दिया। इंक्वायरियां होने पर भी उनका कत्ल साबित नहीं हुआ। हमारे कैदी दुआ करते थे कि उनका मोहम्मद जहांगीर हुथियाना से पाला ना पड़े, लेकिन जिस बात का डर था वही सामने आई और हम खूंखार के सामने थे। जेल की ड्योढ़ी से हमारी कड़ी तलाशी ले गई, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो पकड़ा जाता। नंबरदार यहाँ पर हमें मुल्तान के बैरक नंबर 3 फांसी पहरे में बंद कर गए। यह सारी की सारी जेल 2 मंजिला और पक्की थी।
जंग अभी जारी थी और कैदी लोग अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहते थे। सारी जेल में झाड़ू और पोंछा लगाने का काम हम हिंदुस्तानी कैदियों के जिम्मे था। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बैरकों में दो दो कैदी झाड़ू और पोछा लगाने जाते। यहाँ हमारे लाख कहने पर भी हिंदुस्तानी कैदियों को अलहदा रोटी पकाने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी कैदी ही हमारे लिए दाल बना कर लाते। बहुत बार वे शरारतन उसमें गोश्त और हड्डियां डाल देते। इससे पहले भी बहुत बार कैदियों ने इसके बारे में शिकायतें की थी, लेकिन जहांगीर हुथियाना जैसे बेरहम के सामने उनकी सारी शिकायतें बेमानी थी। हम बैरक की ऊपर वाली कोठरियों में थे और सजाए मौत के कैदी हमारी नीचे वाली कोठरियों में। हमें उनसे बात करने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई नंबरदार किसी कैदी को बात करते देख लेता तो उसकी मुसीबत आ जाती। हमारे साथ एक कैदी अमृतसर के पंडित सीताराम हुआ करते थे। नाम तो उनका कुछ और ही था, लेकिन जयराम या लक्ष्मण दास मैं भूल चुका हूँ। हमें आए 5 दिन हो चुके थे। छठे दिन हमने सुना कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाल दिए। याया खान जनरल गुल हसन और जनरल टिक्का खां के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और देश की बागडोर जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों में आ गई। पाकिस्तानियों की कमर टूट चुकी थी और हमारे प्रति उनकी नफरत बढ़ गई थी। नंबरदार लोग बात बात पर हमें मारने दौड़ते। हुथियाना ने हम सभी को मूंछ काटने पर लगा दिया था। मूंछ को आते हुए चौथा दिन था कि हुथियाना दौरे पर आ गया। अभी वह बैरक में दौरा कर ही रहा था कि पंडित सीताराम माँ बहन की गालियां देते हुए मूंछ कूटने वाले मुंगरी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। उसके पैरों में बेड़ी लगी थी। नंबरदार ने डंडे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वह मार खाते हुए भी गंदी गंदी गालियां देते रहे और कहते रहे, तुम साले दल्ले हमें दाल में हड्डियां खिलाते हो, ऊपर से मूंछ कुटवाते हो। 3 दिन तक सीताराम की जमकर पिटाई होती रही। मार खा खा कर जब वह बेहोश हो जाता तो पानी की होदी में डाल दिया जाता। उसको नंबरदारों ने बहुत समझाया कि वह हुथियाना से माफी मांग ले, लेकिन वह नहीं माना। उसकी किस्मत अच्छी थी, तभी चंद लोगों को मुल्तान से मियाँ वाली में जाने का चलान आ गया, जिसमें उसका भी नाम था। हमारे साथी मियाँ वाली जा चुके थे। जालिम जहांगीर हुथियाना के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए हम पीछे रह गए। हम लोग 8 हिंदुस्तानी कैदी मुल्तान में रह गए। हमारी बैरक के नीचे फांसी वाली कोठरियों में तकरीबन 127 पाकिस्तानी कैदी थे, जिन्हें सजाए मौत दी गई थी। जब 71 की जंग चल रही थी तो सजाए मौत के कैदियों की फांसी रोक दी गई, लेकिन जंग बंद होने के बाद दोबारा लोगों को फांसी पर लटकाने के हुक्म आने लगे। वैसे भी कैदी जहांगीर हुथियाना जेल दरोगा के जुल्म से तंग आए हुए थे। जेल में उस वक्त डाकू मोहम्मद खां भी था। उसको 7 मुकदमों में फांसी की सजा थी। उसका बचना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपने जेल से फरार होने का प्लान बनाया। जंग के दिनों में जेल की तलाशी लेने वाला अमला कुछ लापरवाह हो गया था। पहले तो उसने पिस्तौलों के हिस्से जमे हुए घी के नीचे छुपाकर अपने मुलाकातियों के जरिए अंदर मंगवाए, फिर जोड़कर काम करने लायक पिस्तौल बना लिए। अब जेल में यह हालत थी कि हर 5वें कैदी के पास पिस्तौल था। चाकू छुरा तो तकरीबन सबके पास था। एक दिन सभी बैरकों के कैदी जेल अमले पर चाकू लेकर टूट पड़े और जेल में पिस्तौल के हवाई फायर होने लगे, तो जेल दरोगा जहांगीर हुथियाना हक्का बक्का रह गया। अब जेल के अंदर पूरी तरह कैदियों का राज था और जेल के बाहर पुलिस का। कैदी लोगों ने लोहार खाने में अपनी बेड़ियां और जंगले काट काट कर उसमें लोहे के भाले और कमान तैयार कर लिए थे। अब मुल्तान जेल कैदियों के लिए एक किला बन गई, जिसके अंदर पूरी तरह से वो लोग सुरक्षित थे। जेल वालों ने कैदियों को तंग करने के लिए जेल के अंदर भंगी भेजने बंद कर दिए। इस पर कैदी लोग 10-10 की टोलियों में जेल के दरवाजे के पास जाकर टट्टी पेशाब करने लगे। वहां इस कदर बदबू फैल गई कि दफ्तर वालों का दफ्तर में बैठना मुहाल हो गया। जेल वालों ने कैदियों की मुलाकातें भी बंद कर दी। आखिरकार तंग आकर जेल अमले ने खुद ही वहां सफाई करवाई और भंगी भेजने शुरू किए। कैदियों के मुलाकातियों का लाया हुआ सामान भी अंदर पहुंचने लगा। बैरक में सजाए मौत के कैदियों ने हिंदुस्तानी कैदियों से सलाह की कि सुरंग बनाई जाए। यह काम इस तरीके से होना चाहिए कि उस बैरक के अलावा बाहर से किसी कैदी को कानो कान खबर ना हो। बैरक नंबर 3 फांसी पहरा में कैदियों के लिए ड्रामा दिखाने की स्टेज थी और स्टेज के सामने 300 फीट लंबा 200 फीट चौड़ा ढलानदार चबूतरा बना हुआ था। इस पर कैदी लोग बैठकर ड्रामा देख सकते थे। स्टेज के पास ही मेकअप के लिए एक ग्रीन रूम था। कैदियों ने उसी ग्रीन रूम से सुरंग लगाने का इरादा किया। सुरंग लगाने का काम जम्मू के रहने वाले हिंदुस्तानी कैदी राजेंद्र, फिरोजपुर के अशोक, अमृतसर के चरण सिंह धूलर, तिलक राज जोशी, इन सब कैदियों के जिम्मे सौंपा गया। तय किया कि सुरंग मुकम्मल होने पर सभी हिंदुस्तानी कैदी पाकिस्तानी कैदियों को लेकर भारत बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब सुरंग का काम शुरू हो गया। 2 आदमी खुदाई करते, 2 मिट्टी हटाते।
इस तरह 4-4 घंटे की बारी में 3 टोलियां काम करती। सुरंग से निकली हुई मिट्टी स्टेज पर सामने बने चबूतरे पर बिछा दी जाती। हिंदुस्तानी कैदियों की खूब सेवा होती। सजाए मौत के कैदी उनके लिए अपने मुलाकातियों के जरिए मुर्गा, मीट, जर्दा, पुलाव, हलवा, मिठाई आदि मंगवाते। सुरंग खोदते खोदते करीब 15 दिन हो गए। जेल 1.25 महीने से आजाद थी। दुनिया की जेलों के इतिहास में ये पहला मौका कि कोई जेल इतना लंबा अरसे आजाद रही हो और कैदी 1.25 महीने खुले रहे हों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटना उस दरोगा की हुकूमत में हुई जो पाकिस्तान का सबसे जालिम दरोगा माना जाता है। सुरंग 120 या 125 फीट खोदी जा चुकी थी और अब जेल के बाहर खेतों के बीच सुरंग का दहाना बन गया था। उस पर पत्थर रखकर दिन में वे वापस आ गए। सुरंग बनाने का काम डाकू मोहम्मद खान की देखरेख में हुआ करता था। उस दिन फांसी पहरे की रौनक देखने लायक थी। खूब भंगड़ा डाला गया, गाने गाए जा रहे थे। टीनों में जो कुछ राशन वगैरह बचा था आज खत्म कर देना चाहते थे। रात 2 बजे चांद छुपने के बाद सबको फरार होना था और हिंदुस्तान चले जाना था। इस बीच डाकू मोहम्मद खान अपने किसी मुलाकाती से मिलने ड्योढ़ी गया और तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आ गया। सब लोग 8 बजे नींद लेने के लिए लेट गए क्योंकि रात को मीलों लंबा सफर तय करके बॉर्डर पार जाना था। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। दिल में खुशी थी और खौफ भी, कहीं फरारी नाकामयाब ना हो जाए। अचानक देखा कि 1:45 बजे ही जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर, जिसे कोट मौका कहते हैं, हाई पावर की बिजली की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। कैदियों के दिल धड़क उठे। यह क्या हुआ? लगता था जेल अधिकारियों को फरारी के प्लान का पता चल गया। वह गद्दार कौन हो सकता है? कैदी लोग बैरकों में से निकल निकल कर बाहर आ गए। कहने लगे, आज कैदियों में और पुलिस में आखिरी जंग होगी। किसी को यह बात ख्वाब में भी नहीं आई थी कि डाकू मोहम्मद खान, जिसको 7 मुकदमों में सजाए मौत थी, बाहर जाकर गद्दारी करके आया होगा। फ्लैश लाइट्स के साथ जेल की चारदीवारी पर लाइट मशीन गनें भी नजर आने लगी। फिर माइक पर कैदियों को वार्निंग दी गई, हर कोई हर किस्म का हथियार बाहर फेंककर अपनी अपनी कोठरी में आराम से बैठ जाए। जिसने भी हुक्म अदूली की उसे गोली मार दी जाएगी। 3 बजे जेल का फाटक धड़ाक से खुला और पाकिस्तानी फौज की 2 रेजिमेंट, शायद 9 बलोच और 13 पंजाब, गोलियां चलाती हुई जेल के अंदर घुसी। कैदियों के होशो आवाज पहले से ही उड़े हुए थे। 303 और LMG की राइफल के सामने चाकू और पिस्तौल की क्या औकात। फिर भी कुछ कैदियों ने बैरक की छतों पर पिस्तौलों से गोलियां चलाई। फौज अब हर बैरक में दाखिल हो चुकी थी। जो भी कैदी सामने पड़ता उसे भून कर रख दिया जाता। कैदियों को कोठरियों से घसीट घसीट कर उनके हाथ और पांव तोड़ दिए गए। जहांगीर हुथियाना की बदली हो चुकी थी और इस वक्त ऑपरेशन की अगुवाई हाजी इफ्तिखार खान कर रहे थे। तकरीबन 157 आदमी गोली से भून दिए गए। 262 लोगों के हाथ और पांव तोड़ दिए गए। जेल में बगावत फैलाने वालों की लिस्ट मोहम्मद खान के जरिए जेल अधिकारियों के पास पहुंचाई जा चुकी थी। लिहाजा एक एक को नाम लेकर हुक्म दिया जाता। कैदी मोहम्मद अजीज 3 मिनट के अंदर अंदर दोनों हाथ ऊपर करके बैरक से बाहर पहुंच जाए, वरना बैरक में आकर उसे गोली मार दी जाएगी। जब कैदी दोनों हाथ खड़े करके बाहर पहुंचता तो पुलिस गारद उस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाने लगती और तब तक मारती चली जाती जब तक बेहोश न हो जाता। हाथ और पांव तोड़ने पर खास जोर दिया जाता। फिर उसे घसीट कर जेल के अस्पताल में फिकवा दिया जाता। 8-10 कैदियों के हाथ पांव तोड़कर उन्हें अस्पताल फिकवाया गया, लेकिन बाद में सोचा गया कि इनको जान से ही मार देना चाहिए। अस्पताल से घसीट कर बाहर लाया गया और गोली मार दी। हर बैरक में हर कैदी की बारी बारी से पिटाई हो रही थी। नीचे की बैरकों से निपटकर ऊपर वाली बैरकों का नंबर आया। जब पुलिस गारद हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर घसीटने लगी तो हाजी इफ्तिखार ने उसे रोक दिया। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, सारे शरीफ कैदी हैं, मेरे साथ लाहौर रह चुके हैं, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इस पर उसके डिप्टी दरोगा ने कहा, जनाब बैरक में सुरंग तो इन्हीं लोगों ने लगाई है। तो वह बोला, यह सब बकवास है, मैं इसे नहीं मानता। चुनाचे पुलिस हिंदुस्तानी बैरक से नीचे उतर आई। किसी हिंदुस्तानी को थप्पड़ तक नहीं मारा गया। हिंदुस्तानी कैदियों को बाद में जेल की सफाई करने का हुक्म दिया गया। जगह जगह खून बिखरा हुआ था, लाशें उठवाई जा चुकी थी। हर बैरक, हर कोठरी से रोने और कहराने की आवाजें आ रही थी। हाजी इफ्तिखार ने उस सुरंग को भी देखा। पुलिस और प्रेस वालों ने उसके फोटो खींचे। लगातार 2 दिन तक दुनिया भर के
रेडियो स्टेशनों पर मुल्तान जेल की सुरंग और मिलिट्री ऑपरेशन की चर्चा होती रही। मिलिट्री ऑपरेशन के 3 दिन बाद पाकिस्तानी वजीर जनाब कोसर नियाजी और महमूद अली कसूरी ने जेल का दौरा किया। कैदियों से बगावत की वजह पूछी। वे फिर उन बैरकों में भी गए जहां जेल का नियम तोड़ने वाले कैदी थे। उन्हें कसूरी कैदी कहते हैं, और उनकी दास्तानें सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कैदियों ने उन्हें बतलाया कि इन बैरकों में बंद होने वाले हर कैदी की दिन में 3 बार जमकर पिटाई की जाती है। चक्की के पट से बने हुए लंबे लंबे छित्तर उसको मारे जाते हैं। कैदियों ने उनके हाथ पर लकड़ी का बना हुआ, वह भी 9 इंच लंबा एक मोटा नफ्स रख दिया, जो दिन में 1 बार तेल लगाकर जबरदस्ती कैदियों की बेतुल यानी गुदा में घुसेड़ा जाता था। शायद दुनिया की किसी जेल में ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं की जाती होगी जो उस जेल में जहांगीर हुथियाना मामूली कसूर पर कैदियों के साथ करवाया करता था। इन कसूरी कैदियों में वे कमसिन लड़के भी जनाब कोसर नियाजी और महमूद अली कसूरी के सामने पेश हुए, जिन पर जहांगीर हुथियाना ने जेल के भंगी चढ़ा दिए थे। सारे पाकिस्तान में जहांगीर हुथियाना के खिलाफ अखबारों में बवंडर खड़ा हो गया। कोसर नियाजी और महमूद अली कसूरी ने शर्मिंदगी जाहिर की और कहा कि ऐसे हालात में कैदियों की बगावत हक बजानिब थी। यकीन दिलाया कि उसके बाद फिर जेल में ऐसी दास्तान किसी कैदी के साथ नहीं दोहराई जाएगी। कैदियों को नई वर्दियां और नए कंबल दिए गए। बीमारों और जख्मियों को पूरी तरह से इलाज होने लगा और 1 महीने तक किसी कैदी को कोई मशक्कत ना करने का हुक्म दे दिया गया। इसके बाद हिंदुस्तानी कैदियों का चालान मियाँ वाली जेल भेज दिया गया। यहाँ हम अपने बिछड़े साथियों से मिले और बहुत दिनों तक मुल्तान जेल के किस्से कहानियां सुनते सुनाते रहे। और अगले वीडियो में मियाँ वाली जेल में। मैं हर वीडियो के एंड में अपनी तरफ से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं, मोहनलाल भास्कर को ही कहने देना चाहिए, क्योंकि मुझे इस किताब के बाद एक आखिरी एपिसोड करना है जिसमें मैं अपने कुछ दिल की बातें कहूँगा और बताऊँगा मेरे साथ इन दिनों क्या क्या एक्सपीरियंस हुए इस किताब के हवाले से, कैसे कैसे मेरे को लोग मिले, कैसे कैसे लोगों ने मुझे कहा, क्या क्या कमेंट्स आए, वो सारी चीज़ें बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो जो मैं अपनी पसंदीदा लोकेशन पर बनाऊंगा। शुक्रिया।